बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसे कि 411 तक नहीं 431 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और नेक्स्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें वॉइस जो है वो मिस हो गई। ठीक है, मतलब मैं लेक्चर तो समझा रहा था पर वॉइस मिस होने की वजह से तो अब ये अगेन दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा जी, अब क्योंकि चीज़ें सारी सारी मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई हैं, सिर्फ आपको मैंने समझाने वाला काम रह गया। 432 में कह रहा है जीडीपी ऑफ अ कंट्री, तो जो हमारी जीडीपी होगी वह इक्वल टू इनकम ऑफ रेजिडेंट होगी। नहीं, 432 शायद हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट। इसका डेल्टा ऑप्शन था कि जो जीडीपी है वो कैन बी लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर देन इनकम ऑफ रेजिडेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, 433 देखते हैं जी। जी जनाब, 433, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पीपीसी डायग्राम। कहते हैं जो गिवन पीपीसी डायग्राम है इनमें से बताएं कौन सी बात करेक्ट है। तो चेक करें, बड़ी अजीबो गरीब सी पीपीसी पीपीएफ वाली डायग्राम बनी हुई है, हालांकि ऐसी होती नहीं है। तो हमने कहा जो ओरिजिनल पीपीसी कर्व डायग्राम बनती है वो ये बनती है, जो ओरिजिनल होती है वो ये बनती है। ठीक है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनती है ओरिजिनल। तो हमने कहा अगर जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है और स्लोप डिक्रीज हो रही है विद एवरी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस, तो इस तरह की स्लोप डिक्रीजिंग को कन्वेक्स टू द ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो जो जो कन्वेक्स है किस रीजन की वजह से बनती है, तो हम कह सकते हैं स्लोप डिक्रीज होने की वजह से बनती है। और अगर डायग्राम इस तरह से हो जैसे कहते हैं कनकेव टू द ओरिजिन, और कनकेव टू द ओरिजिन की रीजन क्या है, उसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही होती है। और हमें पता है पीपीसी कर्व में स्लोप जो होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने से कनकेव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होने से कन्वेक्स। और ये जो नेगेटिव ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन सेम। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम होने की वजह से इस केस में जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, स्लोप सेम कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई ये हमारी बनेगी। ठीक है जी, तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन 433 में। तो 433 में जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा। दिस इज द अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, 434 देखते हैं। अच्छा जी, 434 में इज इनडायरेक्ट टैक्स मोर रिग्रेसिव देन डायरेक्ट टैक्स। क्या इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा रिग्रेसिव है? अच्छा, रिग्रेसिव टैक्स होता है क्या? रिग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर इनकम ज्यादा है, इनकम जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो कम पड़ रहा होता है, और जिस बेचारे की इनकम कम है उसके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो ज्यादा पड़ रहा होता है। तो इसका मतलब जो रिग्रेसिव है उसकी एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो मोर रिग्रेसिव है डायरेक्ट टैक्स से, ये बात बिल्कुल सही है। 435 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, पीपीएफ में शिफ्ट ओवर टाइम, क्या पीपीएफ वक्त के साथ शिफ्ट हो जाता है। मूवमेंट अलोंग पीपीएफ में अकर एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज चेंज, जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को बदलते हैं क्या पीपीएफ में मूवमेंट आती है। हमने कहा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। हमने कहा दोनों बातें करेक्ट है। जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा पीपीएफ वक्त के साथ साथ शिफ्ट कर सकती है, जैसे कि दिस इज दी ब्लू वन इज स्काई ब्लू वन इज ओल्ड पीपीएफ। तो अगर हमारे पास न्यू रिसोर्सेज आ जाएं तो हम राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, न्यू नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएं, टेक्नोलॉजी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाए तो हम राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अगर हमारा पीपीएफ जो है वो शिफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है जी, अच्छा जी, 36 देखते हैं। और हाँ, अगर हम रिसोर्सेज को चेंज करें, आपको पता है कि सम रिसोर्सेज आर बेटर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड एंड सम आर बेटर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड। तो रिसोर्सेज को चेंज करने से हमारा ये ओरिजिनल जो पीपीएफ है इसमें हमें क्या आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये कम्बिनेशन ए है, ये कम्बिनेशन बी है, ये कम्बिनेशन सी है, ये कम्बिनेशन डी है। तो हो सकता है मैं ए से बी पर आ जाऊँ, बी से सी पर आ जाऊँ और सी से डी पर आ जाऊँ रिसोर्सेज को चेंज करने से। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 36 देखते हैं।
विच कंसेप्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन देयर थ्योरी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अपनी थ्योरी में किसका जिक्र नहीं करते? डिमांड का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, कंजम्पशन का। तो याद रखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं पता नहीं उनको डिमांड अच्छी लगती नहीं है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का फोकस डिमांड पर नहीं है, उनका सारा फोकस प्रोडक्शन पर और सप्लाई पर है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो सप्लाई के ऊपर यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, और प्रोडक्शन के ऊपर सारा फोकस है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही वही चीज़ें जो सारी सारी प्रोडक्शन का बाइस बनती हैं, और वेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर उनका फोकस है। जैसे कि अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो हमारे पास एडम स्मिथ है और डेविड रिकार्डो है, इन दोनों ने हमेशा सप्लाई साइड सॉरी इन दोनों ने हमेशा डिमांड साइड प्रोडक्शन साइड थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दोनों ने कहा प्रोडक्शन करो, और एडम स्मिथ के जो वेल्थ दौलत कमाने के, क्योंकि एडम स्मिथ अपनी डेफिनेशन में कहा था इकोनॉमिक्स या साइंस ऑफ वेल्थ, और वेल्थ शुड बी जनरेटेड फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वेल्थ तभी आएगी जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेहतर काम करेंगे उतनी दौलत आएगी, और दौलत आएगी तो ऑब्वियस बात है आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव कर जाओगे। ठीक है, तो एडम स्मिथ का डिमांड के ऊपर और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का डिमांड के ऊपर फोकस था। फिर बाद में आके सप्लाई साइड के ऊपर एल्फ्रेड मार्शल ने सप्लाई साइड के ऊपर थोड़ी तवज्जो दिलाई, जब उसने यूटिलिटी और नहीं ये तो सप्लाई वाले भाई साहब तो एडम स्मिथ है ना। भाई तुम कहाँ चले गए हो, इधर आ जाओ। अच्छा जी, तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ये सारी सारी प्रोडक्शन वाली पट्टी है सारी, तो इन सबको सप्लाई बहुत पसंद है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल आया। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ सप्लाई जरूरी नहीं है, डिमांड होगी तो ऑब्वियस बात है आपकी सप्लाई काम करेगी ना। तो एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया, और फिर जाकर डिमांड का कंसेप्ट जो है वो आना शुरू हुआ, उसने पॉपुलैरिटी गेन की। जब एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी का कंसेप्ट, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट देना शुरू कर दिया, तो तब जाकर डिमांड पॉपुलैरिटी में आई। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिमांड को लिफ्ट नहीं करवाते। ठीक है, 437 देखते हैं, विच डायरेक्टली इफेक्ट इंटरेस्ट रेट। बताएं इनमें से कौन इंटरेस्ट रेट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है? मेच्योरिटी, लोन साइज, लोन पे ऑफ अमाउंट, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोन साइज को। तो लोन साइज की जो हमारे पास एग्जांपल है वो ये एग्जांपल है लोन साइज की। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं 10,000 लोन लेता हूँ तभी 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 1 लाख लोन लूंगा तभी 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसके बाद 1 मिलियन ले लूँ, 10 लाख ले लूँ तभी 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। इसका मतलब लोन साइज का और इंटरेस्ट रेट का आपस में कोई खास ताल्लुक है नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके ऊपर, लोन पे ऑफ अमाउंट पे चलते हैं जरा। लोन पे ऑफ अमाउंट का मतलब है कि मैंने कर्जा लिया, मैं हर महीने 2,000 करके दे दूँ, 5,000 करके दे दूँ, या 2,000 करके दे दूँ, या 10,000 करके दे दूँ, तो उससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेहत पर खास असर पड़ने वाला नहीं है। मसला था मेच्योरिटी का, कि लोन कब पे करना है। मान लें कि मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया और 2 सालों में जो लोन लिया, तो हो सकता है 8% चार्ज किया जाए मुझसे, लेकिन वही 1 लाख रुपया मैं उधार लूंगा 4 सालों के लिए। इसका मतलब 4 साल तक लेंडर का जो पैसा होगा उधार देने वाले का वो ब्लॉक रहेगा, अब वो मुझसे हायर रेट चार्ज करेगा। मान लें मैंने 4 नहीं, मैं 5 सालों के लिए, 5 ईयर के लिए लोन लेना चाहता हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा देगा, क्योंकि रिस्क ऑफ बैड डेट बढ़ जाता है जब बोरिंग पीरियड बढ़ता रहता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है, मेच्योरिटी डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे जनाब क्या है हमारे पास। 38 पे देखते हैं जरा। 38 में कह रहा है टू डिक्रीज मनी सप्लाई को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है ना, याद रखिएगा, तो मनी सप्लाई जो होती है वो कम होती है जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है। इसके अलावा क्या हो जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए, और वो क्या चीज़ है उसने कहा, एंड डैश द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियस बात है जब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अगर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को कहा है कि मेरे पास जो है रिजर्व ज़्यादा रखवाओ, पहले तुम
5% रखवाया करते थे, अब तुमने 6-7% मेरे पास रखवाना, तो उससे होगा क्या, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। 39, वाई डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड। ठीक है, अब ये एक एमसीक्यू जाता है, इसकी ऑप्शन है या नहीं है, तो मेरे पास फिलहाल इसका डाटा नहीं है, तो बस एक एमसीक्यू मुझ तक पहुंचाता हूँ। वाई डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिराइव डिमांड क्यों कहते हैं, जरा ये तो बताओ। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव डिमांड क्यों कहते हैं? हमने कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो मेन काम होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाना होता है, तो इस रीजन की वजह से, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की वजह से इसको डिराइव डिमांड कहते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड, क्योंकि इट डिपेंड ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये डिपेंड करते हैं फाइनल गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, दे कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूसिंग, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। एज कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज, जैसे कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदलेगी यानी कि डिमांड बदलेगी, एंड डिमांड फॉर फाइनल गुड फ्लक्चुएट, तो फौरन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी बदल जाएगी अकॉर्डिंगली। इसका मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कंज्यूमर ने अपनी डिमांड बदली, उसने कहा मुझे गुड ए नहीं चाहिए, गुड बी चाहिए, तो फौरन से प्रोड्यूसर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बदलना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर, जैसे कि पुराने ज़माने में हम मट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मट्टी के बर्तन के हिसाब से लगाए हुए थे। फिर वक्त बदलता गया, लोगों ने कहा नहीं मट्टी के बर्तन ही, हमें स्टील के बर्तन चाहिए, तो स्टील के बर्तन प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। फिर वक्त बदल के लोगों ने कहा नहीं स्टील नहीं, मेलामाइन के होने चाहिए। ठीक है, क्रॉकरी होने चाहिए, पत्थर की होने चाहिए। तो जैसे जैसे डिमांड बदली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदल गया। ठीक है जी। 40 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड वेजिटेशन। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड इन वेजिटेशन, वेजिटेशन में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शामिल है। तो जो वेजिटेशन है क्या, ये प्लांट रिलेटेड स्टडी है। ठीक है, और यानी कि ऑटोमेटिकली कहीं पर किसी इलाके पर जो है वो प्लांट ग्रो करना शुरू हो गए हों। ठीक है, कोई फॉरेस्ट बनना शुरू हो गया हो, यानी कि प्लांट्स की कम्युनिटी बनना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, या हम खुद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर तो ये वेजिटेशन, उसने सिर्फ बस इतना लिखा हुआ है कि वेजिटेशन में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शामिल है, और अगर ये वेजिटेशन बाय नेचर हो रही है तो ऑब्वियस बात है फिर ये लैंड का हिस्सा होगा। लेकिन अगर उसने एग्जामिनर ने कुछ इस तरह से कहानी सुनाई होती कि हम वेजिटेशन कर रहे हैं, यानी कि हम खुद प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और प्लांट जब ग्रो हो जाते हैं फिर इन प्लांट से हम बिजनेस करते हैं, तो बताओ अब इस पूरे वेजिटेशन प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शामिल है। तो ऑब्वियस बात है, अब प्लांट हम खुद ग्रो करेंगे तो मैं लेबर भी हूँ, तो मेरी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे अगर मैं वेजिटेशन खुद कर रहा होता तो। ठीक है जी। तो बस इस केस में वेजिटेशन कौन सा फैक्टर ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड, बताएं वेजिटेशन, वेजिटेशन में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शामिल है, तो हम कहेंगे सिर्फ लैंड है। 41 जनाब देखते हैं जरा, इनकम अर्न फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम अर्न की जाती है वो नेशनल इनकम की जाती है। ठीक है जी। तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जब हमने अंडर इनकम मेथड कैलकुलेट की थी तो हमने पता था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स को सारों को ऐड कर दें तो वो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है अंडर इनकम मेथड। जैसे कि लैंड का रिवॉर्ड रेंट है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, और कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट रिवॉर्ड है, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम। अच्छा जी, रेवेन्यू आफ्टर, ये मैं रेज कर देता हूँ ज़रा, वरना था क्योंकि एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी है, पता चल जाए आपको ज़रा। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कह रहा है कि रेवेन्यू आफ्टर सेल ऑफ गुड विल इंक्रीज, तो रेवेन्यू आफ्टर सेल ऑफ गुड विल इंक्रीज, यानी कि जब हम चीज़ें बेचेंगे तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। बताएं किस ऑप्शन में हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। तो रेवेन्यू आफ्टर सेल ऑफ गुड, तो सेल ऑफ गुड को हमने इग्नोर करना है। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, अगर हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस कम करके हम रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे, और अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाकर रेवेन्यू
हम इंक्रीज कर पाएंगे। तो इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इन इलास्टिक डिमांड है प्राइस ज्यादा करेंगे तो रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। प्राइस इंक्रीज डिमांड इलास्टिक, नहीं नहीं, डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करके रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है, ये गलत हो गया। प्राइस डिक्रीज डिमांड इन इलास्टिक, ओहो गलत हो गया, ठीक है, डिमांड इन इलास्टिक तो प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। 40, प्राइस इंक्रीज डिमांड इन इलास्टिक, तो डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज कर देगा, इट्स मीन 40 ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है जी। चलिए 45 एमसीक्यूज तक हमने जाने आज इंशाल्लाह। 43 देखते हैं। A nation can finance current account deficit by selling, buying asset and borrow from lending, borrow from या lending to central bank, ठीक है। अच्छा वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है अ नेशन कैन फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट, असल में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ठीक है जी। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। कहता है अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा चल रही है, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारी कम है, ठीक है, तो इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से हमारे रिजर्व सारे के सारे कम हो गए, फाइनेंस कम हो गया। अ नेशन कैन फाइनेंस, बताएं अब मैं कैसे फाइनेंस अपने आप को करूं, कैसे मैं अपना फाइनेंस इंक्रीज करूं, इंपोर्ट कर करके खजाने खाली हो गए हैं, बैंक खाली हो गए हैं, कैसे उनको दोबारा रीफिल करूं। तो कहा कि दो तरीके हैं इसको करने के। नंबर वन, मैं फाइनेंस कर सकता हूँ करंट अकाउंट डेफिसिट को, यानी कि अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए पैसे मैं लेकर आ सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ सेलिंग एसेट या बाइंग एसेट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने रिजर्व सेलिंग, अपने रिजर्व बेच दूंगा, गवर्नमेंट अपनी कोई बिल्डिंग बेच देगी, कोई एसेट बेच देगी, उससे गवर्नमेंट के पास फाइनेंस आ जाएगा, तो ये फाइनेंस अरेंज होगा एसेट बेच कर। दूसरा ये बोरिंग फ्रॉम या लैंडिंग टू, दूसरा ये हम सेंट्रल बैंक से क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे, या सेंट्रल बैंक से बोरो ले लेंगे तो फिर भी हमारे पास कुछ पैसा आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट तो कर लिया, पैसे तो इनको देने हमने। तो इस तरीके से हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, एसेट को सेल करके, सेंट्रल बैंक से बोरिंग करके, ठीक है जी। अच्छा जी 44 देखते हैं और 45 इज अवर लास्ट। 44 में कह रहा है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट विच विल अफेक्ट, कहता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे तो बोरिंग एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो बोरिंग एक्सपेंसिव पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, हम लोन कम लेंगे, लोन कम लेने से होगा क्या, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से हमारी एट द एंड जो है वो इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का मकसद ये है कि पैसे कम से कम हो, डिमांड कम से कम हो, ताकि इंपोर्ट कंट्रोल में आ जाए। तो हमने अल्फा देखा ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंपोर्ट ग्रेटर नहीं है, इंपोर्ट तो कम हो रही है, तो ट्रेड डेफिसिट कह रहे हैं इंपोर्ट ग्रेटर है, तो ये गलत हो गया। बीटा में देखा, बीटा चले देखते हैं, चार्ली देखते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होता है, तो अगेन इंपोर्ट ग्रेटर हो रही है, हालांकि इंक्रीज इंटरेस्ट रेट जो है ये इंपोर्ट को कम करता है, तो चार्ली भी गलत हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट ही बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, तो ये गलत है, तो ऑब्वियस बात ये भी गलत है। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट ने कोई बोरो ले लिया है, सेंट्रल बैंक से उधार ले लिया है, ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट का एक्सपेंस इंटरेस्ट रेट की मद में, जब गवर्नमेंट ने जो उधार लिया होगा और हायर रेट पर उधार लिया होगा, और जब गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करेगी, तो ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट को पे करने से गवर्नमेंट का एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट का एक्सपेंस बढ़ने को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 45 में यूक्रेन रशिया वॉर हैज सर्ज्ड द पेट्रोल प्राइसेस व्हिच कॉज इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कमोडिटी प्राइस, कहता है यूक्रेन और रशिया की वॉर ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी वर्ल्ड में, उससे हुआ क्या, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गई और कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। दिस विल रिफ्लेक्ट एज शिफ्ट इन डिमांड, कहता है इस ऊपर पूरी वाली कहानी से शिफ्ट इन डिमांड होगा, शिफ्ट इन सप्लाई होगा। तो हमने कहा वॉर की वजह से पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इन सब का ताल्लुक जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, सप्लाई कम, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, सो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था,
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो जितने भी आपके दोस्त होंगे उनसे भी शेयर कर लीजिएगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देना होगा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।